बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम इख्तिलाफी नोट के साथ मैं हूं उम्मे रुबाब ज़ैन। नाज़रीन, मुसलसल बढ़ते मुआशी बहरान से हर पाकिस्तानी परेशान है और बिलाशुबा पाकिस्तान को जो चैलेंजेस दरपेश हैं उनमें सबसे संगीन और बड़ा मसला जो है वो हमारी मईशत की अबतरी है। IMF से पहले जो हमें कर्ज़ मिला, हमें बताया गया कि ये कर्ज़ मिलने के बाद अब दीगर ज़राए से भी रकूम आएंगी, हालात मज़ीद बेहतर होंगे, लेकिन ऐसा ना हुआ। लेकिन एक बार फिर हमारे वज़ीर आज़म हमें जल्द ही IMF से नई कर्ज की किस्त मिलने की उम्मीद भी उसकी नवीद सुनाते हैं। साथ साथ ये भी बताते हैं कि दोस्त ममालिक भी हमारी मदद को आएंगे, लेकिन अब तक ना हमें ये कर्ज मिला है और ना ही अब तक कोई दोस्त ममालिक हमारी मदद के लिए आया है। ऐसे में अगर ये कर्ज मिल जाता है और हमारी अगर मदद हो भी जाती है दोस्त ममालिक से, तो ये कोई लॉन्ग टर्म सहारा नहीं होगा। इसके बाद हमें कोई बेहतर फैसले लेने पड़ेंगे, लॉन्ग टर्म मौशी पॉलिसी बनानी पड़ेगी। अगर सूरत हाल हम देखें पाकिस्तान की, तो एक ज़राई मुल्क है, लेकिन इसके बावजूद आटे के हुसूल के लिए आवाम को जान से जाना पड़ रहा है। मुख्तलिफ वाक़यात आपके सामने रखते हैं। अगर बात करें पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों की, मीरपुर ख़ास में धक्कम पेल हुई। सस्ते आटे के स्टॉल पर एक शख्स की जान चली गई। नवाबशाह में 3 ख़वातीन ज़ख्मी हुई, जिनमें 8 साल बच्ची भी शामिल थी। और आज जो खबर सखर से आई है, वहाँ से खबर ये आई है कि डाकुओं ने आटे के स्टॉल पर लूट मार की है। यहीं से आप पाकिस्तान की मईशत की सूरत हाल का अंदाज़ा लगा लें। महंगाई तारीखी है, शरह सूद बढ़ गया, बेरोज़गारी बढ़ गई, हमारी सनतें बढ़ गई हैं। ऐसे में अगर अवाम ये नहीं करेगी तो फिर कौन करेगी? और क्या हम IMF के कर्ज और दोस्त ममालिक की इमदाद पर ही पाकिस्तान की मईशत को चलाएंगे, या फिर इसके कोई बेहतर फैसले मिलकर लेंगे? इस पर हम अपने पैनलिस्ट की राय जानेंगे। साद रसूल साहब, अदील वड़ाई साहब, हसन रजा हमारे साथ मौजूद हैं। साद रसूल साहब, ये जो चंद एक वाक़यात मैंने आपके सामने रखे हैं कि क्या सूरत हाल है, आटे के हुसूल के लिए कोई लूट मार कर रहा है, कोई जान से जा रहा है, कोई ज़ख्मी हो रहा है, ये सब क्या है, इस पर भी आपसे जानेंगे। लेकिन हमारे साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब भी मुआशी सूरत हाल पर किन खदशात का इजहार कर रहे हैं, अपने नाज़रीन को एक बार वो भी दिखा देते हैं। तो साद रसूल साहब, जहां इमरान खान साहब ने सियासी बहरान की बात की, उन्होंने मुआशी बहरान की भी बात की और कहा कि मुल्क इस वक्त तबाही की तरफ जा रहा है और ये पाकिस्तान का तारीखी सबसे बड़ा बहरान है। देखिए, अभी जब आप इंट्रोडक्शन के अंदर बात कर रही थी कि किस तरह लोगों को धक्कम पेल के अंदर अपनी जान से जाना पड़ा, आपने मीरपुर के अंदर एक शख्स की बात की जिसको जो कि हमारे फिगर्स के अंदर पाकिस्तान की इस साल जब हम चीज़ें अपनी रिव्यू कर रहे होंगे तो बस ऐसे ही होगा कि एक बंदा मीरपुर के अंदर मर गया धक्कम पेल के अंदर। मैं आपको बताता चलूँ कि वो शख्स जो मीरपुर में मर गया, उस आटे की ख़रीदने के लिए उसकी 6 बेटियां थीं, और बताया ये जा रहा है कि उसमें से जो सबसे बड़ी बेटी थी वो कोई 14-15 साल से कम की थी, यानी कि 14-15 साल से कम उम्र के अंदर उसकी 6 बेटियां थीं। वो आटा ख़रीदने के लिए, अब ये नहीं कि आटा लूटने के लिए, वो आटा ख़रीदने के लिए पैसों के साथ जिस कीमत पे हुकूमत ने तयन किया उस पे लाइन में खड़ा हुआ, जिसमें धक्कम पेल हुई, और उसके बावजूद उसे ना आटा मिला, वो जान से भी गया और उसकी 6 बेटियां यतीम हो गई। ये बात कर देनी हमारे लिए बड़ी सिंपल है कि वो जी मीरपुर के अंदर एक बंदा मर गया, और इस तरह होता रहता है पाकिस्तान जैसे मुल्क के अंदर। लेकिन अगर आप थोड़ा सा पॉज करके, हम एक ऐसे दीन के मानने वाले हैं, एक ऐसे सिस्टम के मानने वाले हैं जिसमें इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अगर किसी मकतूल का कातिल ना हो तो हाकिम वक्त उसका कातिल है। यानी कि रियासत के अंदर अगर कोई शख्स मर जाए और ना पता चले कि इसको मारने वाला कौन था, तो हाकिम वक्त उसका कातिल है। एक ऐसे असूल के नीचे रहते हुए रोज़ पाकिस्तान के अंदर भूख से बंदे मर रहे हैं। आपने देखा कल परसों सोशल मीडिया के ऊपर एक खबर चल रही थी कि आसिफ अली जरदारी साहब अपने जो घोड़े उन्होंने रखे हुए हैं उनको कुछ लोगों के साथ मीठे सेब खिला रहे थे, और साथ ही साथ थर के अंदर उसी दिन, जिस दिन की वो तस्वीर थी, उस दिन 5 बच्चे भूख की किल्लत से, ग़िज़ा की किल्लत से वो मर गए। और जिस शख्स का, हमारा दीन कहता है कि जिस शख्स का कातिल ना हो, हाकिम वक्त उसका कातिल है। ऐसी सिचुएशन के अंदर रहते हुए ये सिर्फ एक मुआशी बहरान नहीं है, ये एक हमारे लिए लम्हा फ़िक्रिया है, इस कौम के लिए, इस मुल्क के लिए, कि एक ऐसा मुल्क
जिसकी तकरीबन पंजाब को अगर आप देख लें तो 60-70% पंजाब की जो ज़मीन है वो कल्टिवेबल ज़मीन है, यानी कि वहाँ पे पानी पहुँचता है, नहरें पहुँचती हैं, वहाँ पे फसल उगाई जा सकती है। अब से चंद साल पहले तक ही पाकिस्तान एक नेट एक्सपोर्टर था गंदम का और दीगर इस तरह की चीज़ों का। हमारी इतनी ज़रखेज़ ज़मीन है कि ना सिर्फ हम उस ज़मीन से अपनी गंदम पूरी कर सकते हैं बल्कि ख़ित्ते में जो दीगर ममालिक हैं उनको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। एक ऐसा मुल्क, उसमें गंदम के हुसूल के लिए 6 कमसन बच्चियों का बाप शहीद हो जाए वो लेने के लिए, तो इसके ऊपर क्या सियासी तज्जिया करें। इसके ऊपर इमरान खान साहब कुछ कह रहे हों तो भी नाकाफ़ी है, आप और मैं कह रहे हों तो भी नाकाफ़ी है। हुकूमत को तो अब क्या इसके ऊपर ललकारा जाए, क्या बात की जाए, क्योंकि मेरा ख्याल है कि हुकूमत वाला ये फ़ैसला तो अब रोज़े हशर ही होगा। यहाँ पे अब उस बंदे का जिसकी 6 बच्चियाँ थीं, अब उसका क्या मुदावा किया जाएगा, कोई मुकदमा फ़ाइल नहीं हो सकता, कोई कुछ नहीं हो सकता, ये फ़ैसले तो अब रोज़े हशर ही होंगे। लेकिन जो बात इमरान खान साहब ने, थोड़ी सी सियासी बात करते हुए जो इमरान खान साहब ने आखिर में बात की कि उनका ये कहना है कि उनकी पार्टी के लोगों को या ऐसे लोग जो उनको सपोर्ट करते हैं उनको तोड़ जोड़ करके दीगर पार्टीज में शामिल किया जा रहा है जी। इसका मकसद क्या होगा या इसका नतीजा क्या निकलेगा? इसका नतीजा ये निकलेगा कि अगर इमरान खान साहब की हुकूमत बन भी गई तो वो कोई बड़ी स्ट्रांग हुकूमत नहीं होगी, मतलब वो बड़ी माइनर सी मेजॉरिटी के साथ बन जाएगी। और अगर लोग कामयाब हो गए कि दूसरी साइड की हुकूमत बन गई तो वो भी बड़ी माइनर सी मेजॉरिटी की हुकूमत होगी। बिल्कुल। इस वक्त पाकिस्तान को माइनर स्लिम मेजॉरिटीज की हुकूमत नहीं चाहिए। पाकिस्तान को एक ऐसी हुकूमत चाहिए, ख्वाह नवाज शरीफ साहब की हो, ख्वाह आसिफ अली जरदारी साहब की हो, एक ऐसी हुकूमत चाहिए जो आइन और कानून पे सीरियस लॉन्ग टर्म फैसले कर सके, जिसके पास मेजॉरिटी हो, लोगों की मिन्नत ना करनी पड़े, सिंध हाउस के अंदर लोगों को रोक के कोई लेजिस्लेशंस ना करनी पड़े, कोई पैसे खर्च ना करने पड़े, वो स्ट्रॉन्ग लेजिस्लेशंस कर सकती हो। और स्ट्रॉन्ग लेजिस्लेशन इकदाम सिर्फ वो हुकूमत कर सकती है जिसकी मेजॉरिटी के अंदर किसी को कोई उसमें शक ना हो, जो प्राइम मिनिस्टर एक स्ट्रॉन्ग फैसले कर सकता हो। मेरे ख्याल में ये पाकिस्तान के लिए बेहतर है। इसमें ये जरूरी नहीं कि इमरान खान साहब वो प्राइम मिनिस्टर हो, कोई भी हो, लेकिन अगली हुकूमत अगर स्ट्रॉन्ग नहीं बनेगी, अगर 2 बंदों 4 बंदों की एक इत्तेहादी दूसरे इत्तेहादी के मिला के हुकूमत बनेगी तो वो पाकिस्तान की लॉन्ग टर्म फैसले कैसे करेगी? वजीर आजम, साबिक वजीर आजम इमरान खान तो चाहते भी ऐसे और बार बार इस ख्वाहिश का इजहार कर चुके हैं कि अगली दफ़ा वो तभी हुकूमत बनाएंगे जब मेजॉरिटी उन्हीं की हो, किसी और का सहारा ना लेना पड़े। बहरहाल इसहाक डार साहब की जाने बातें हैं, जब वो आ रहे थे बतौर वजीर ख़जाना, उन्हें ये कलमदान सौंपा जाना था तो हमें ये हुकूमत की जानिब से खुशखबरियाँ सुनाई जाती थीं। ख़ासतौर पर मरियम नवाज साहिबा भी हमें ये बताती थीं कि जनाब अब उनके आने से हमारी जो मईशत है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। जब वो खुद आए वजीर आजम शहबाज शरीफ के हमरा पाकिस्तान, तो मईशत को संभालने के हवाले से किन अज़ाइम का उन्होंने इजहार किया था, अपने नाजरीन को दिखाते हैं। और अब जब वजीर ख़जाना इसहाक डार को 100 से ज़ायद दिन हो चुके हैं ये कलमदान संभाले, अब उनके क्या ख्यालात हैं, वो क्या कहते हैं, वो भी आपको दिखा देते हैं। तो इसहाक डार साहब क्या फरमा रहे थे ये भी आपने देखा, जो कारकर्दगी जो है ना, मुझे अदील वड़ाई साहब के पास जाने से पहले, हसन के पास भी अदाद-ए-शुमार है। एक मशवरा दे दूं? जी दे दीजिए। अदील के पास जाने से पहले दे दीजिए कि पाकिस्तान की इकॉनमी को बचाने के लिए जो एक इकदाम, और मैं इकोनॉमिस्ट नहीं हूँ लेकिन बतौर सियासी तालिब इल्म एक इकदाम जो रियासत को करना चाहिए वो ये है कि इसहाक डार साहब को मेहरबानी करके फाइनेंस मिनिस्ट्री से निकाल दें। ठीक है, लेकिन उनकी तो तमाम तर उम्मीदें ही उनसे जुड़ी हैं, आप कहते हैं निकाल दें। वो काम जो कि पिछले 25 साल में 30 साल में वो नहीं कर सके, अगर हम कहें कि वो आज कर लेंगे, भाई 1996 के अंदर, 97 के अंदर, 98 के अंदर जो बात कर रहे हैं, कौन सी दूध की नहरें बह रही थी, 2013 में कौन सी नहरें बह रही थी? ठीक है, एक बंदा जो नहीं कर सकता काम, ठीक है, उसके अलावा किसी को ट्राई कर लें। सौदे से हटा देना चाहिए, यही जो है तमाम मसाइल का, मौशी मसाइल का हल है। कुएं के अंदर से गंदगी नहीं निकालेंगे तो पानी साफ नहीं होगा। सही है जी। अदील वड़ाई साहब आपकी जानिब आएंगे, मुझे हसन के पास भी जाना है। हसन के पास भी पूरी चार्जशीट है कि वजीर खजाना के आने से पहले क्या सूरत हाल थी और बाद की क्या सूरत हाल है। आप मुझे ये बता दीजिए कि हमारी मईशत की सांसें तो इस वक्त IMF से जुड़ी हुई हैं, दोस्त मुल्कों से हमें कर्जा भी आज नहीं तो कल मिल ही जाएगा, लेकिन क्या ये हमारे मौशी मसाइल की लॉन्ग टर्म पॉलिसी है या इसके अलावा हमें कोई ऐसी पॉलिसी, कोई ऐसे फैसले करने पड़ेंगे कि हमें किसी पर इन्हिसार ही ना करना पड़े? देखें, जब तक आप मईशत पे सियासत करते रहेंगे ना तो आने वाले दिन इससे भी ज्यादा बुरे हैं। इसहाक डार साहब ने
क्या किया, उन्होंने क्या जुल्म किया। ये बात उन्होंने बिल्कुल ठीक की कि हम मईशत को उसी तरह ठीक कर रहे हैं जिस तरह उन्होंने 97-98 में की और 2013-14 में की। लेकिन ये ना तो 1997-98 है, ना ये 2013-14 है, ये 2022-23 है। और यहां ये ब्लंडर कर गए वही चीजें रिपीट करते हुए। इसहाक डार साहब ने क्या किया, डॉलर को जबरदस्ती रोके रखा, जिससे आपके इंटरबैंक में और आपके ओपन मार्केट में बड़ा रेट में एक बड़ा गैप पैदा हो गया। आपकी जो रेमिटेंसेज आ रही थी, इससे आपके रिजर्व बढ़ रहे थे, या आपकी जो एक्सपोर्ट होती है या आपकी डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होती है, इससे आपके रिजर्व बढ़ते हैं। आपकी रेमिटेंसेज जो हैं वो हवाला हुंडी पर चली गई। कौन बाहर से पैसे भेजेगा जिसमें उसको 20 रुपए 30 रुपए कम मिल रहे हो। आपकी जब रेमिटेंसेज जो हैं वो डाइवर्ट हो गई हवाला हुंडी की जानिब, तो आपके रिजर्व्स गिरने शुरू हो गए। इनको इदराक नहीं हुआ, ये अभी 97-98 में बैठे हुए थे, ये 2013-14 में बैठे हुए थे। फिर इन्होंने क्या किया कि डॉलर और रुपए वाले मामले पे, ताकि रुपए पे प्रेशर ना आए, इन्होंने एलसीज रोक दी। उससे आपका खाम मटेरियल रुक गया। उसके बाद क्या हुआ कि आपकी इंडस्ट्री जो है वो बंद होना शुरू हो गई। जब आपकी इंडस्ट्री बंद होना शुरू हो गई, आपकी एक्सपोर्ट्स रुक गई। जब आपकी एक्सपोर्ट्स रुक गई तो उसके बाद आपके रिजर्व जो हैं वो बिल्कुल गिरना शुरू हो गए। और तीसरा जो है, माहौल मुल्क में ऐसा बना दिया गया, ऐसे माहौल में आपकी जो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है वो आ ही नहीं सकती थी। इसहाक डार साहब जो हैं वो इस वक्त वो मकबूल फैसलों के चक्कर में फिर एक और उन्होंने मकबूल फैसला करने की कोशिश की। उस पर मैं भी बात करूंगा तो बहुत से लोग ये कह रहे होंगे, देखें जी ये अवाम के भले की बात नहीं हो रही। इसमें मसला ये है कि IMF, इमरान खान साहब ने भी जाते हुए यही किया कि जो उन्होंने जो डिसीजंस लिए, जो उन्होंने सब्सिडीज दी, IMF से आपने कमिटमेंट की हुई थी। आपके सिस्टम ने IMF के साथ जो कमिटमेंट की थी, मुल्क ने जो कमिटमेंट की थी, वो पूरी नहीं हुई। उसके बाद IMF जो है वो इस वक्त नाक से लकीरें निकलवा रहा है। IMF के साथ होने वाली कमिटमेंट में फिर इसहाक डार साहब ने भी वही काम करना शुरू कर दिया, मकबूल फैसले करने शुरू कर दिए। उन्होंने IMF को ललकारना शुरू कर दिया। IMF ने अब जो शराइत रखी हैं, अगर ये आप इन पे मकबूल फैसले ही करेंगे, आप तलक फैसले नहीं करेंगे, उसके बाद IMF का प्रोग्राम नहीं मिलेगा आपको। लॉन्ग टर्म तो बहुत दूर की बात है, आपने इस वक्त जो शॉर्ट टर्म फैसले करके इस वक्त मुल्क को बुहरान से निकालना है, उसमें आपको मुश्किल पेश आएगी। आने वाले दिनों में जो है, अगर हमारे जो रिजर्व्स हैं आर्जी तौर पर हम इसमें कोई मैनेज कर लेंगे, इसमें आर्मी चीफ साहब की बड़ी एफर्ट्स हैं और वो हमेशा से हमारी फौज की एफर्ट्स नहीं है, हमारी ये सियासतदानों की तो तैयारियां ही नहीं है। तो मईशत को ठीक करने के हवाले से आपको मकबूल फैसले करने की बजाय आपको तलक फैसले करने पड़ेंगे। जब तक इमरान खान साहब भी इस तरह बैठ के ये कहते रहेंगे, देखें ये आटा जो है ये वफाकी हुकूमत नहीं, ये सूबाई हुकूमतों की जिम्मेदारी है, ये सूबाई हुकूमतों और जिले इंतजामिया की जिम्मेदारी है। और वहां पर पंजाब में KP में हुकूमत किसकी है? ठीक है, जो जरदारी साहब की वहां पर हुकूमत है, लेकिन बाकी सूबों में भी आप देखें सूरत हाल क्या है। वफाकी हुकूमत यहां देखें, मीडिया को चाहिए कि फैक्ट सामने रखे। आटे के थैले की कीमत देखें ना, 20 किलो के आटे की थैले की कीमत 2300 रुपए से बढ़ गई है 3000 और कहीं पर ये 3500 का मिल रहा है 20 किलो आटे का थैला। इस वक्त मुल्क के अंदर, मैं आपको बताऊं, इस वक्त मुल्क के अंदर आटा जो है उसकी गंदुम की फरावानी है, लेकिन मुल्क के अंदर एक एनवायरनमेंट ऐसा बना दिया गया है कि हर शख्स पैनिक है, लोग इसको जखीरा कर रहे हैं। चावल है, गंदुम है, इसको जखीरा किया जा रहा है। ये किसने जाकर गोदामों पे छापे मारने हैं? किसने ये जो जखीरा किया हुआ है निकालना है? ये सूबों ने निकालना है। वफाकी हुकूमत ने क्या करना है? ये तो 22 किलोमीटर की आप इसको ताना देते हैं कि 22 किलोमीटर पर हुकूमत है, ये सूबों ने करना है। सूबे भी सियासत में पड़े हैं, वफाक भी सियासत में पड़ा है। सूबे पिछले 2 महीने से ये डिबेट चल रही है, असम्बलियां रहनी है नहीं रहनी। ऐसी सूरत में वो जिले इंतजामिया काम क्या करेगी? यहां पर बैठ के ये इमरान खान को गिराने की तैयारियां कर रहे हैं। अवाम का कोई भी नहीं सोच रहा। वफाकी हुकूमत की अपनी एक जिम्मेदारियां है, लेकिन यहां सूबाई हुकूमतों की भी अपनी जिम्मेदारी है। और इसहाक डार साहब जो फैसले कर रहे हैं, उनको मकबूल फैसलों से निकलकर उनको तल्ख फैसलों की जानिब जाना होगा। लेकिन उसके लिए जो सबसे बड़ी अपोजिशन जमात है, उसको भी इन ग्राउंड रियलिटीज को समझकर, वो जो आर्मी चीफ साहब ने भी कहा कि बहुत से मामलात पे कंसेंसस की जरूरत है। इस वक्त अगर आप कंसेंसस के साथ नहीं चलेंगे तो इससे ज्यादा बुरे हालात खुदा न खास्ता आगे खड़े हैं। आपका जवाब आ गया। हसन, आपकी जानिब आएंगे। अदील बड़ाई साहब कह रहे हैं कि हुकूमत को, खासतौर पर वजीर खजाना को, मकबूल फैसलों के बजाय तल्ख और सख्त फैसले करना पड़ेंगे। मजीद कितने सख्त फैसले करेंगे? और अभी भी देखें, अवाम के लिए कौन सा कोई आसानी है? नए टैक्स हम पर रोज आए दिन
जो है वो लगा दिए जाते हैं। फिर वो बात करते हैं डिफ़ॉल्ट होने की कि इंशाल्लाह पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट नहीं करेगा, इंशाल्लाह करे भी ना, लेकिन आवाम तो डिफ़ॉल्ट कर गई। आटे के हुसूल के लिए आवाम को किस मुश्किलात से गुजरना पड़ा, ये आपके सामने भी है। देखिए, मैं तो आगाज़ इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन से ही करूँगा। इनडायरेक्टली पाकिस्तान तो डिफ़ॉल्ट कर चुका है। सफ़ेद पोश गरीब बंदा, बेयारो मददगार, बेआसरा गरीब, लाखों करोड़ों गरीब जिनके चूल्हे बंद हो गए, वो तो डिफ़ॉल्ट कर चुके। और अमरीकी जरीदा फॉरेन पॉलिसी पाकिस्तान की मईशत के हवाले से उन्होंने पूरा मजमून शाये किया है, वो पढ़ लें। वो ये पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल के हवाले से भयानक मंजरनामा पेश करते हैं। और उस जो लखारी है उसने लिखा है कि जब हम इसको स्टडी करें गुज़श्ता चंद महीनों और फिर उसका सालों की, तो हम उस किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सकते कि पाकिस्तान आइंदा आने वाले 6-8 महीनों में किस पोजीशन पर खड़ा होगा। वो यही सिचुएशन होगी जो आज चलते दिखाई दे रही, बल्कि इससे ज़्यादा ख़राब होती दिखाई देगी। वो तो जनेवा में मांगने गए हैं झोली फैलाकर कि वो मुस्लिम ममालिक से झोली फैलाकर मांगेंगे हम, जनेवा में मांगने नहीं गए। और साथ साथ हम दुआ करेंगे हाथ उठाकर कि उनकी झोली भर जाए, और वो जो झोली में पैसे गिरे वो इन गरीबों पर लगे। और ये और ख़ास तौर पे बिलावल भुट्टो साहब, और मैं ये समझता हूँ बिलावल भुट्टो साहब आज से पहले का इम्तिहान है। आज से पहले जो हसन साहब जो उनकी झोली में पैसे गिरे हैं, उनमें से कितने गरीबों में लगे हैं? यही तो मैं आपसे पूछने लगा था, क्यों शौकत तरीन साहब ने कहा था कि IMF को आप खत लिख दें? अगर वो पैसे आ जाते तो किसकी झोली में जाने थे? गरीबों को जाने थे। हसन साहब, जब तक आप IMF के प्रोग्राम में मैं आपको बताता हूँ, तमाम चीजों को बताता हूँ, बिल्कुल तमाम हकाइक आपके सामने रखता हूँ। मैं जिस चीज की बात कर रहा हूँ आपके सामने, आपने सुना एक ऑडियो भी बाहर आई थी, वो भी किस वक्त सामने आई थी? हसन साहब, अगर उनकी भी जिम्मेदारी बनती है, हसन अदील भी उनकी भी जिम्मेदारी बनती है, और इन लोगों की भी जिम्मेदारी बनती है। वो भी आपसे कोई गुजारिश कर रहे हैं। मैं कुछ चीजें पहले रखूंगी, आपके सवालात बिल्कुल आप कर सकते हैं। हसन साहब, मेरी एक कर सुन लें। आप कह रहे हैं जी कि मुल्क खुदा न खास्ता डिफॉल्ट कर चुका है। देखें, पहली बात तो ये क्लियर होनी चाहिए कि जब तक आप IMF के प्रोग्राम में रहते हैं ना, आप डिफॉल्ट नहीं करते। आप IMF के प्रोग्राम में जब तक रहेंगे, और उसकी टफ कंडीशंस ही सही, लेकिन वो मुल्क के लिए हमेशा IMF क्या कहता है कि आप अपने खसारे कम करें, कारोबार बंद हो गए, अदील वराई साहब, मेरी बात सुन लें हसन साहब, मेरी बात सुन लें। सस्ते आटे के लिए लाइनें लग गई, आपने यहां बैठकर कहना है सारी बंद होगी, LC खुल नहीं रही, हालात ये बन गए। तो आप किस सिचुएशन में कह रहे हैं हमारे हालात बेहतर होंगे? आप वो कह रहे हैं कि हमें कर्जे मिलेंगे, हम मुल्क चलाएंगे। हमें 6-7-8 महीने तक जो इस्लामाबाद में बैठ के हुक्मरानों ने ब्रीफिंग दी जाती रही, वो ये ब्रीफिंग दी गई कि हम डिफॉल्ट नहीं करें। टेक्निकली सिचुएशन देखें, इंडस्ट्रीज बंद हो चुकी हैं, 10 इंडस्ट्रीज की तो बाकायदा लिस्ट आ चुकी है। बात सुन लें, ताजर बरादरी कहती है कि हमारी कोई सुनने वाला नहीं है। कर गया, तो आप मरीज के सराहने खड़े होकर ये कह रहे हैं कि मरीज मर रहा है। आप ये देखें, ये बात मुनासिब नहीं है कि आप टेक्निकली आप भी पॉलिटिशियन की तरह कह दें मुल्क डिफॉल्ट कर चुका है। आपको देखें, इस बात को समझने की जरूरत है। IMF के इदादोशुमार को, और ये इदादोशुमार भी आपने इमरान खान की तरह इकट्ठे कर लिए हैं। आप बात सुने, आप जब यहाँ बैठ के कहते हैं मुल्क डिफॉल्ट कर रहा है, ये चीजें तो नुकसान पहुंचा रही हैं, यही तो चीजें नुकसान पहुंचा रही हैं जो आप कर रहे हैं। ये बताएं तो आज तक वो क्यों उनके साथ इकट्ठे बैठने को तैयार नहीं हुए? आप कहते हैं कतर से फलां से पैसा आ गया। हसन एक सेकंड, साद रसूल साहब, आप बोलिए, फिर मुझे भी इजाजत दीजिए, प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। अदील जो बात कर रहे हैं ना, वो बात थोड़ी सी हसन साहब हमें सुननी चाहिए। अदील ये कह रहा है कि जितना हम अपनी रियासत के नैरेटिव में, मीडिया में ये बार बार कहेंगे कि पाकिस्तान डिफॉल्ट कर गया है, पाकिस्तान डिफॉल्ट कर गया या करने वाला है, इसकी एक हमारी इकोनॉमी के अंदर एक पोर्शन परसेप्शन का है। हाँ, एक्चुअल नंबर्स बड़े मैटर करते हैं, लेकिन एक पोर्शन परसेप्शन का है। अदील ये कह रहा है कि आप जितना ज्यादा पाकिस्तान के मीडिया में कहते रहेंगे बार बार लेके हम डिफॉल्ट कर गए, तो जो पाकिस्तान की परसेप्शन मैनेजमेंट इंटरनेशनल इकोनॉमी के अंदर भी, हमारे बॉन्ड्स के लिए भी, दीगर चीजों के लिए भी उसको ठेस पहुंचती है कि पाकिस्तान के अपने लोग कह रहे हैं कि हम डिफॉल्ट कर गए तो इंटरेस्ट रेट्स बढ़ जाएंगे। अब देखें ना, खुद इसाक डार साहब, शहबाज शरीफ साहब के बयानात उठा के देख लें, इमरान खान के बयानात देख लें, शौकत तरीन के बयानात उठा के देख लें। आप उस चीज की बात कर रहे हैं, मैं तो
आपको public ग्राउंड बात रियलिटीज करना बता बहुत रहा आसान हूँ। है। वो अनिल दादो बड़ाई शमार साहब, जो बात कर रहे हैं, अनिल बड़ाई साहब अनिल बड़े बड़ाई तवज्जो से। आप जो बात कर रहे हैं मैं उस चीज को बिल्कुल तस्लीम करता हूं, लेकिन जो ये दादो शुमार जो ग्राउंड रियलिटीज को आप देखें बताइए। उससे आप नजरअंदाज नहीं कर अनिल सकते। बड़ाई साहब, सुन जब तो ये लेना, हुकूमत हसन के आई पास थी कौन से उस दादो वक्त शुमार डिफॉल्ट है? का क्या खतरा था? उस टाइम बिल्कुल। 10% खतरा था डिफॉल्ट होने का, हाँ। और 90% पोजीशन स्ट्रॉन्ग खड़ी दिखाई देती थी। इस हुकूमत में आने के बाद ऐवान इक़्तिदार में बैठे हुक्मरानों ने क्या किया, मुझे बता दीजिए आप। किन हुक्मरानों से हम किन के आसरे पर रहे? सियासी जो है वो दंगा मुश्ती हमें देखने को मिली। इक़्तिदार की खातिर उन्होंने 95 तक जो है वो डिफॉल्ट होने तक पहुंचा दिया। अभी मजीद आपने इसी महीने अगले महीने अगले जो हफ्ता शुरू होगा आपने चाइना को मजीद जो है वो कर्जा देना है। तो आप ये देखिए हमारी पोजीशन भी इसके साथ साथ जो महंगाई की शरह थी वो 31 पॉइंट समथिंग तक पहुंच चुकी है। फिर शरह सूद जो है 15% से बढ़ा के 16% तक कर दी। कराची स्टॉक एक्सचेंज की आप सिचुएशन देख ले, कारोबारी जो शख्सियात है उनकी एक वीडियो भी गर्दिश कर रही है। वो ये कहते हैं कि हम मुतअद्दिद दफा जो हम कहते हैं कि हमारे बैंक में डॉलर दें, हमारे पास डॉलर नहीं है। इसाक डार साहब हमारे से मिलने को तैयार नहीं है, हमारे कारोबार बंद हो चुके हैं। वो ये कहते हैं हुक्मरान और उनको जो बैंक के मालकान है कि आप कारोबार बंद कर दें, उससे जो बेरोजगारी बढ़ेगी। आप अंदाजा कीजिए, मैंने एक मुआशी माहिरीन से बात की है, वो कहते हैं 35% प्लस तक जो है वो बेरोजगारी बढ़ सकती है। तो क्या वहां पर वो डिफॉल्ट नहीं है? मैं ये कहता हूं हुक्मरानों ने उनके लिए क्या किया, उनके लिए करना चाहिए था। दूसरी चीज सादुल साहब, जिस शुरू में आपने बात की सिंध के हवाले से कि आटे के लिए जो है वो कोशिश करते रहे, जो है वो 6 बेटियां थी, 2 बच्चे थे, टोटल 8 बच्चे थे, वो जाँ बाक हो गया इसी आटे की जो है उसूल के लिए। मैं कुछ दादो शुमार जो नैब सखर की रिपोर्ट है वो ये बताती है कि आप अंदाजा कीजिए हमारी क्या भयानक सिचुएशन बनती चली जा रही है। हुक्मरानों को जूं तक नहीं टिकती कि नवाब शाह के गोदामों से 1.5 लाख जो है वो बोरियां गायब हो चुकी हैं आटे की। नैब सखर की रिपोर्ट बताती है नुशैरो फरोज से 1.5 लाख वहां से भी जो है वो बोरियां गायब हो गई। इसी तरह शहजाद कोट में 50,000 बोरियां गायब होगी, तकरीबन 3.5 अरब रुपए की लागत थी। वो नहीं आप फराहम कर सकते, हर जगह तो महंगाई का रोना है। मैं देखिए हसन की जो बात है फैक्ट्स के ऊपर, एक बड़ी भयानक सी सिचुएशन है। जो अदील बात कर रहे हैं वो बात भी दुरुस्त है कि हमें इसको किसी तरीके मैनेज करना है, इसका सिर्फ डंडोरा नहीं पीटना, क्योंकि जैसे जैसे इसका नैरेटिव क्रिएट होगा कि पाकिस्तान खुदा ना खास्ता डिफॉल्ट करने वाला है, तो मार्केट का एक हिस्सा परसेप्शन मैनेजमेंट का होता है, उसमें हमें डैमेज पड़ेगा। लेकिन अदील, मैं एक जुमला सिर्फ कह दूं, लेकिन अदील आपको आई एम श्योर इस बात से आप इत्तेफाक करेंगे कि जहां पे हम इसकी परसेप्शन मैनेजमेंट कुछ बेहतर करना चाहते हैं अपने नैरेटिव से, वहां पे परसेप्शन मैनेजमेंट के लिए और दीगर चीजों के लिए भी बड़ा जरूरी है कि कुछ ऐसे लोगों को इसका सेहरा दिया जाए, इसकी जिम्मेदारी दी जाए जिनकी क्रेडिबिलिटी इसहाक डार साहब जैसी ना हो, जो पिछले 25 साल में बार खराब हमारी। ठीक है, बहरहाल ठीक है, मुझे ब्रेक की जाने बढ़ने दीजिए। सादर सुल साहब ने भी ठीक बात की और हसन रजा ने भी जो हकायक रखे अवाम के सामने दुरुस्त है। काम तो सियासतदानों का है, मेहनत तो उन्होंने करने, इस परसेप्शन को दुरुस्त करने के लिए इकदामात भी उन्होंने उठाने हैं, क्योंकि अक़वाम मुत्तहिदा के तरक्याती प्रोग्राम UNDP के मुताबिक भी मजीद 90 लाख अफराद गुर्बत की लकीर के नीचे चले जाने का खदशा है। तो ये हमारी जो है सूरत हाल है, मुआशी भी और अवाम की भी। इसके साथ ही हम ब्रेक की जाने बढ़े, वापस आएंगे, मजीद बात करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, कल जनीवा कॉन्फ्रेंस है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा के हमरा डोनर्स कॉन्फ्रेंस की मेज़बानी करेंगे। इस दौरान पाकिस्तान से जनीवा कॉन्फ्रेंस पर MD की तामीराती बातचीत भी होगी और IMF और पाकिस्तान के वफूद भी जनीवा कॉन्फ्रेंस के मौके पर आपस में मुलाकात करेंगे, जबकि पाकिस्तान को बैनुल अक़वामी बरादरी से 16 अरब से 25 करोड़ डॉलर मिलने की तवक्को है। हसन, आपकी क्या तवक्कुआत है? पाकिस्तान को अपना मुद्दा किस तरह से रखना चाहिए ताकि जो पाकिस्तान की तवक्कुआत है इस कॉन्फ्रेंस से वो पूरी हो सकें? देखिए, मेरे ख्याल में इस सारे मामले पर तमाम सियासी जमातों को अपनी अना और ज़िद जो है वो तोड़ के इस मामले पर एक होना पड़ेगा, क्योंकि ये मुल्क की सलामती के लिए बेहतर होगा, मुल्क के लिए बेहतर होगा। और उम्मीद की जा सकती है कि आवाम को लारे लपे नहीं बल्कि एक अच्छी बड़ी रकम जो है वो इकट्ठी करने में कामयाब होंगे। लेकिन मैं यहाँ पर परसेप्शन ठीक करना चाहता हूँ। जो दिल वराय साहब बात कर रहे थे, सासूद साहब भी कह रहे थे, परसेप्शन मैं बिल्कुल ठीक ये करना चाहता हूँ कि आप छोड़ दें
गरीब की ज़िंदगी कैसे बसर हो रही है, जी। 1 करोड़ 25 लाख के करीब बेरोज़गारी बढ़ी है या कम हुई है, इस चीज़ को छोड़ दें आप छोड़ दें सिंध के जो बुरे हालात बन रहे, सड़कें टूट फूट का शिकार, नालियाँ बेड़ा गर्क हो गया, बच्चों के दूध के डब्बे महंगे हो गए, यहाँ पे बुरे हालात हो गए, इन चीज़ों सबको छोड़ दें। सिर्फ मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ इसाक डार साहब को कि उनके जो मुंजमद किए गए अकाउंट से वो बहाल हो गए, और मैं उनको मुबारकबाद देना चाहता हूं इसाक डार साहब को कि उनके जो रिहाइश थी वो जो मुंजमद की गई थी वो बहाल होगी, उनको मिल गई। सिर्फ यही मुबारकबाद दे सकते हैं, और इसी तरह शायद परसेप्शन अगर ठीक होती है में बड़ी बेहतरी आई। ठीक है हसन, आपका पॉइंट आ गया। अदील बड़ाई साहब, आपकी जानिब आएंगे, आपको क्या तवक्कुआत हैं इस कॉन्फ्रेंस से, और क्या अब तक खबरें हैं, क्या कुछ पाकिस्तान को मिलने जा रहा है, क्या होगा? IMF से भी मुलाकात होगी। देखें, परसेप्शन की बात हो रही है ना, तो इस कॉन्फ्रेंस से मुतालिक परसेप्शन भी गलत है। अच्छा। ना तो ये कोई क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस है, अच्छा, और ना ये कोई डोनर कॉन्फ्रेंस है जी। तो फिर? ये एक बहाली और तामीरे नौ में शराकत की कॉन्फ्रेंस है, और ये वन टाइम इवेंट नहीं है, ये मल्टी ईयर इवेंट है, और ये अगले 5 साल तक इसको एग्जीक्यूट होते हुए लगेंगे। पाकिस्तान ने UN और दीगर आलमी इदारों के साथ मिलकर जो असेसमेंट की, वो जो असेसमेंट है उसमें हमारा ओवरऑल नुकसान तो $30 अरब का हुआ, लेकिन बहाली के लिए हमें जो इंफ्रास्ट्रक्चर और हमें वापस आने के लिए जो $16 अरब दरकार हैं, वो $16 अरब हमें ना तो कल मिल जाने हैं, ना ही अगले चंद महीनों में मिल जाने हैं। उसमें होगा क्या? उसमें होगा ये कि कल एक जो नहीं, उसका एक तरीकाकार है क्या होगा। अच्छा। उसमें कल एक मेन इवेंट होगा, उस मेन इवेंट होने के बाद आला सतह का जो इफ्तिताही इजलास होगा, जो मेरे सामने दस्तावेजात हैं, उस इवेंट उसके बाद तामीर नौ और बहाली में शराकत की जो दस्तावेज पाकिस्तान ने तैयार की हैं, वो अपने पार्टनर्स के साथ शेयर करेगा। उसमें कुछ आलमी इदारे होंगे, उसमें कुछ दोस्त ममालिक होंगे, उनके साथ ये शेयरिंग होगी। उसके बाद पाकिस्तान अपना जो प्लान है वो हाईलाइट करेगा। उसमें 50% हुकूमत पाकिस्तान का कंट्रीब्यूशन होगा, 50% हमारे जो शराकतदार होंगे आलमी, वो इसमें कंट्रीब्यूट करेंगे। और अगले 5 से 6 सालों में आपके पास जो प्लान है, क्या उसमें ये चीज मेंशन है जो आप बता रहे हैं? आपके पास डॉक्यूमेंट्स हैं कि सैलाब ज़दगान के कैसे मामलात बेहतर करेंगे तमीर और बहाली के हवाले से, क्योंकि कतर, सऊदी अरब और दीगर ममालिक ने यही चीज पाकिस्तान से डिमांड किया। आप ये दें जिसको देखते हुए हम अगला फैसला करेंगे। जी अदील, बात मुकम्मल कीजिएगा। इसमें ये बड़ी इंपॉर्टेंट ये इसमें एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, सूबों को भी बुलाया गया है, क्योंकि सब कुछ तो सूबों ने इंप्लीमेंट करना है। वफाकी हुकूमत तो एक केस लेके जा रही है, और वफाकी हुकूमत ने कल मेन जो तकरीब है उसमें अपना केस रख देना है। सूबों ने अपनी असेसमेंट भी की हुई है, सूबों के नुमाइंदे भी इसमें गए हुए हैं, क्योंकि अल्टीमेटली ये सूबों ने इसको इंप्लीमेंट करना है। उसके बाद क्या होगा, जब प्लान शेयर किया जाएगा, उसमें वो जो मुआहिदे की दस्तावेजात हैं पार्टनर्स के सामने रखी जाएंगी, उसमें बताया जाएगा कि हमारा ये प्लान है, इस तरह से हमने तामीर नौ करनी है। उसके बाद बहुत से शराकतदार ऐसे होंगे, पाकिस्तान के प्लान आइडेंटिफाई करने के बाद वो खुद चीजों को मॉनिटर कर रहे होंगे, और इसके लिए आइंदा कई बरस दरकार हैं। ना तो कल ऐसी कोई खुशखबरी आ रही है ऐसी कि जनाब आप कह रहे हैं कि ना तो कल ये हमें जो है रकम मिल जाएगी, बल्कि तामीर नौ का एक प्लान है जो पाकिस्तान रखेगा जनीवा कॉन्फ्रेंस में, और फिर इसे जो है इंप्लीमेंट होने में भी कई बरस लगेंगे। साद रसूल साहब, ब्रेक आ रही है, ब्रेक से वापस आते फिर आप ही की जा रही बातें, आपकी गुजारिश सुनते हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। साद रसूल साहब, आपके जानिब आएंगे। अदील बड़ाई साहब ने जैसे कि खबर दी कि ऐसा नहीं है कि हमें कल या परसों जो है वो रकम मिल जाएगी, यहाँ से एक लॉन्ग टर्म प्लान है और उस पर कई बरस भी हमें लग सकते हैं। देखिए, मसला पैसों का तो शायद कम है, मेरा ख्याल है कि कॉन्फिडेंस का, क्रेडिबिलिटी का फुकदान ज़्यादा है। अभी अदील बड़ाई साहब ने कहा कि, और बिल्कुल दुरुस्त बात है, कि सूबों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है बहुत सी चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना, जो हमें इंटरनेशनल एड मिलेगी सैलाब ज़दगान के लिए, सूबों ने इम्प्लीमेंट करनी है। तो आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, और अदील साहब भी ज़रा इस बात को ज़रा मेहरबानी करके मुझे, मेरी अगर याददाश्त दुरुस्त नहीं तो ज़रा वाज़े कर दें कि अदील साहब, सिंध में सैलाब ज़दगान को ठीक करने के या उनकी इमदाद करने के जो पैसे थे, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी सियासतदान को दी गई थी। अगर मैं गलत नहीं कह रहा तो मेरा ख्याल है शर्जील मेमन साहब को दी गई थी।
कि हम 5, 7, 8 अरब रुपया शर्जील मेमन को दे देते हैं, जो उन पैसों को सैलाब जदगान के ऊपर इस्तेमाल करेगा। क्या यही बात हुई थी? अब शर्जील मेमन साहब को स्विट्जरलैंड लेके जाया जाएगा कि चीफ मिनिस्टर के साहब के साथ बैठेंगे कि जी इनको पैसे दे दें, ये हमारे ईमानदार जबरदस्त इंप्लीमेंट करने वाले आदमी हैं। आप ऐसे करें कि शर्जील डायरेक्ट मेमन पैसे साहब से नहीं दे पूछ रहे लें इस कि दफा। ये अच्छा। सिंध के अंदर कैसे पैसे जाएंगे। फिर कैसे पैसे मिल रहे? इसीलिए वो डायरेक्ट पैसे नहीं दे रहे, वो कह रहे हैं प्रोजेक्ट आइडेंटिफाई करें। हाँ, यही अच्छा, चीज का तो रोना अच्छा, है। तो वो प्रोजेक्ट आगे करेंगे। आइडेंटिफाई इसी का तो करके- पहले दिन से एक IMF सेकंड, के साथ चल रहा ओहो, है। एक सेकंड, प्रोजेक्ट आइडेंटिफाई करके जब वो प्रोजेक्ट आइडेंटिफाई कर देंगे, जिस तरह सिंध गवर्नमेंट ने शर्जील मेमन साहब को 7-8 अरब रुपया दिया कि सैलाब जदगान को लगाएं, तो इसका भी तो कोई मॉनिटरिंग मैकेनिज्म होगा ना सियासत के अंदर। मसला क्रेडिबिलिटी का है। अगर आपसे पूछा जाए अदील साहब या मेरे से पूछा जाए, मैं अपने तमाम पैसे सैलाब जदगान को देने के लिए तैयार हूं, जो भी मेरे पास चंद पैसे हैं, लेकिन अगर मुझे कोई कहे कि यार शर्जील मेमन साहब को दे दें, वो आगे सैलाब जदगान के ऊपर लगाएंगे, तो मैं 1 रुपया देने को तैयार रोशन नहीं। डिजिटल अकाउंट आपने रोशन डिजिटल अकाउंट की अभी हसन ने बात जी, की, अदील लोग बड़ाई इमरान खान साहब को रोशन डिजिटल अकाउंट में ओवरसीज पाकिस्तानी पैसे देने को तैयार थे। जैसे ये हुकूमत ठीक है, आई, साद रसूल साहब। क्रेडिबिलिटी खत्म हो गई। लोगों ने कहा कि हम हुंडी के थ्रू पैसे दे देंगे, इनको पैसे सही। नहीं देंगे। निकलवा आप दिए थे कह सारे रहे हैं पैसे कि उन्होंने। मसला सारा क्रेडिबिलिटी का है, किस तरह से पैसे देगी जो है आलमी बरादरी, देखना यही है कि कल पाकिस्तान अपना मुद्दा किस तरह से रखता है और क्या आलमी बरादरी पाकिस्तान की मदद करती है या नहीं। इसके साथ ही प्रोग्राम से इजाजत दीजिए, आपसे अगले हफ्ते मुलाकात होगी। अल्लाह ने के बाद।